सो आप सभी का स्वागत है सक्षम रोजगार सोसाइटी के आज के इस इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में। जैसा कि हम बात करते हैं, कोई साइंस में अच्छा है पढ़ने में, किसी की सोशल नॉलेज बहुत अच्छी है, पर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बहुत कम करते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं। लोग आईक्यू की बात अक्सर करते हैं पर ईक्यू की नहीं करते हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए सेशन में रखा है। तो सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि जैसे मैंने पहले इमेज के रूप में आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है, सो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। सो फर्स्ट, आप इस सेशन से अपने डिसीजन मेकिंग के पावर को अच्छा कर पाएंगे, अपने इमोशनल और अपने लॉजिक्स को दोनों को बैलेंस करते हुए। और आप समझ पाएंगे अपने इमोशंस को कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस तरह के इमोशंस हैं या उन्हें कैसे मैनेज करना है, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से जी सकें। और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी आप समझेंगे अच्छे से। और हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और कैसे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाए या समझ पाए और अच्छे सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी लाइफ जी सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ममता से फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कृतिका चावला एंड आवर प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम। प्लीज ममता, यू मे स्टार्ट। Thank you, Abhishek, for giving me such opportunity to introduce our chief guest, Dr. Kritika Chawla. Dr. Kritika Chawla is a consultant psychiatrist based in Kanpur. She holds an MBBS degree and an MD in psychiatry, specializing in mental health. Dr. Chawla brings a wealth of knowledge and expertise to her practice and providing compassionate care and support to her patients. Welcome, ma'am. Thank you. I also would like to introduce our Ms. Jyotika Kalra, ma'am, who is an advocate on record Supreme Court of India, and she was a member of the National Human Rights Commission and president of Saksham Rozgar Society. And she is committed to the cause of knowledge and skill development of the youth. Thank you, ma'am, on the dais. Now Welcome, I'd ma'am. like to request our president to start the session. So welcome Dr. Kritika Chawla. Let me first introduce as तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से हम इस सेशन को लेने वाले हैं। शुरू के मान लीजिए 25 मिनट मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और एक थोड़ा सा जो हम एक ट्यून सेट इन कर देंगे, मतलब माहौल बन जाएगा। और फिर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे। मेरे सवाल थोड़े जनरल हो सकते हैं, पर हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट सवाल पूछेंगे वो अपने से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। मतलब ऐसा कॉमन जनरल नॉलेज के लिए नहीं, उनको जहां जहां इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बौद्धिकता के साथ कहीं पे जो भी चैलेंजेस आते हैं उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कृपया करके अपने सवालों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि जब तक हम चीजों को लिखते नहीं है तब तक हम उसको बोल नहीं पाते। हमें गलत फहमी होती है कि हम बोल लेंगे, पर शायद लिखने के बाद बोलने का जो बोलने की जो संभावना है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। तो कृतिका, जो आपको कृतिका बोल सकती हूँ? बिल्कुल मैम। थैंक यू। अच्छा, तो कृतिका, जो अभिषेक ने शुरुआत बोली थी कि आईक्यू की बात तो सभी करते हैं पर ईक्यू की बात नहीं हो पाती, तो वही मेरा पहला सवाल उसी से संबंधित है कि इंटेलिजेंस कहते किसको है? मतलब कैसे इंटेलिजेंस, आई एम नॉट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और कैसे वो इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल मैम, हिंदी में बोलूं तो हिंदी में। इंटेलिजेंस यानी कि बिल्कुल बौद्धिकता, सिंपल टर्म्स में बौद्धिकता को इंटेलिजेंस कहते हैं। अब अगर ऐसे प्रैक्टिकली समझे तो बेसिकली ये क्षमता है हमारे दिमाग की जिससे हम समस्याओं का हल निकाल पाते हैं, नई चीजें सीख पाते हैं, सोचने समझने की हमारी शक्ति, इसके अलावा तर्क वितर्क कर पाना, हमारी जनरल नॉलेज, हमारी कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, ये सब बौद्धिकता का पार्ट है। अगर इसको नापने के पैमाने की बात करें तो आईक्यू हम प्रैक्टिकली निकाल भी सकते हैं, और ज्यादातर लोगों का आईक्यू, एवरेज आईक्यू 90 से 110 के बीच में ही आता है, और अच्छा कॉमनली हम सबका 100 ही होगा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल मैम। ओह, ये तो बड़ी अचंभित, मतलब अचंभित हो रही हूँ कि सबका ही 100 IQ होता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस लेवल बहुत सबका
बहुत थोड़ा बहुत मार्जिनल फर्क होता है, लगभग लगभग लोगों का 100 IQ, 110 मैक्स टू मैक्स, इतना ही अच्छा। IQ होता है और हम ब्रिलियंस अचीव कर ओ जाते हैं इतने से। ओ तो ये तो बहुत एक आपने शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात कह दी। और एक जो आपने बोला कि सबका आईक्यू एक जैसा होता है, पर समाज में लोग तो एक जैसे, थोड़ा हाँ बहुत। मतलब बहुत, बिल्कुल। मतलब बहुत ही ऐसा फर्क नहीं है ना, हाँ मतलब जी क्या बता बिल्कुल। रहे हैं। तो एक जैसा होता है, मैंने बोला नहीं कि बराबर होता है, हाँ बस जी हाँ नंबर के जी। आसपास आगे पीछे चलता है। पर लोग तो बहुत भांति भांति के हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत दमदार हैं, बहुत निडर हैं, सब तरह के होते हैं। तो एक जहन में एक बात आती है कि क्या, मतलब एक जैसे कहा जाता है कि जो आप सोचते हो वो आप बनते हो, मतलब जो आप करते नहीं हो, जो आपके दिमाग में चलता है वो आप बनते हो। तो शायद ये दिमाग में चलने को ही शायद कहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस या ये बुद्धिमत्ता कहते हैं कि हम, भावनात्मक बौद्धिकता। तो ये फिर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बौद्धिकता, वो इंटेलिजेंस से कैसे अलग है? इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ शुरुआत में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी जो भी है वो लगभग लगभग सिमिलर है। तो मोदी जी की भी वैसी है, हम्म। हमारी भी वैसी ही है, तो हम्म। अलग कैसे हो जा रहा है? तो उनके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज हैं। अब हम्म। क्वालिटीज कैसी हैं? कुछ क्वालिटीज है सोशल क्वेश्चन की, जिसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। कुछ क्वालिटी है इमोशनल क्वेश्चन की, यानी हम्म। कि EQ यानी कि भावनात्मक बौद्धिकता या बुद्धिमत्ता। अब ये होता क्या है बेसिकली? ये होता है कि कैसे हम अपने इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस को पहचानते हैं, उसको समझते हैं, और फिर उनको जानने के बाद उनको मैनेज करते हैं। तो बेसिकली मैनेज यानी कि अपने इमोशंस को ऐसे मैनेज करना अपने अंदर कि आप इस तरह की बातें करें, इस तरह के शब्दों का चयन, इस तरह की आवाज, इस तरह की बोली रखें कि सामने वाले के भी जो इमोशंस है, यानी कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो भी आप अपनी बातों से मैनेज कर कर डालें। अच्छा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसको एग्जाम्पल की नीड है, और यही हमारा टॉपिक है और क्लियर हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई टीचर हमको कोई PPT, या सीनियर कोई हमें प्रेजेंटेशन बेसिकली बनाने को देता है ऑनलाइन, और हमें वो सिखा चुका है वो चीजें करना, और हम उसको सीखने के बाद कुछ प्रेजेंटेशन बना के उनको बताते हैं कि ये मैंने बनाया, आप देख लीजिए। चेक हम्म। करने के बाद मान लीजिए वो उनको पसंद नहीं आता और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हम्म। और वो क्रोध में आके बोल देते हैं कि ये क्या बना रखा है तुमने, ये क्या ले आए तुम मेरे पास, ऐसे सिखाया था मैंने। हम्म। तो अब ये सुन के हमारे अंदर जो इमोशंस आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे कि हमें भी गुस्सा, आक्रोश आ जाएगा। हम्म। तो अब उस आक्रोश में आकर अगर हम पलट के इस तरह से जवाब दे दें कि सही तो बनाया है, ऐसे ही तो सिखाया था, हम्म। तो उसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? बेसिकली हमने उसके इमोशंस को भी नहीं समझा कि वो गुस्से में ऐसा बोल रहा है, या कोई वजह हो सकती है इसके पीछे उसके बोलने की, कि हम्म। भाई उसको भी सीनियर से कुछ रिक्वेस्ट आई हो, या टाइम लिमिट हो, कुछ भी हो, या उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया और अब वो हम उनके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहे, और हम अपने भी इमोशन नहीं पहचान पाए कि हम गुस्से में हैं और गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। तो दोनों ही चीजें अगर हम समझ लें कि ये हम्म। इनका गुस्सा है और ये हमारा गुस्सा है, और हम उसको पहचान के समझने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स करें कि सॉरी मैम, मैं देख लेती हूँ, या आप प्लीज बता दीजिए कहाँ कमी रह गई तो मैं करेक्ट कर लेती हूँ, हम्म। या मैं आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी, तो शायद जो हमारा रिलेशन खराब हो रहा था ये बोलने पर कि ऐसे ही तो सिखाया था, हम्म। वो नहीं होगा। हम्म। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ अ बिट क्लियर हाँ कि हाँ क्या हाँ। है इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली। और कैसे डील, मतलब किस तरह से लोगों के साथ डील करने में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत वाइटल, हेल्प बहुत कर। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कृतिका, एक सवाल लगता है कि क्या वो सब लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो बौद्धिक स्तर पर आईक्यू जिनका अच्छा होता है, तो क्या उनका इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है, भावनात्मक
रूप से भी वो क्या उतने होशियार होते हैं क्या? ऐसा भी होता है क्या? कई मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि दोनों चीजें एक इंसान में पाई जाती है, हम्म। पर ऐसा बहुत बार नहीं भी होता। हम्म। ऐसे उन केसेस में देखा जाता है जैसे कि कई साइंटिस्ट जो, या कई डॉक्टर्स भी, जो अपनी पढ़ाई में अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, पर पब्लिक डीलिंग जहां आती है या लोगों से बात करना, मिलना, अ, आप समझ पा रहे, तो मेल जोल की जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। हम्म। दूसरा, वो दूसरों के इमोशंस को, फॉर एग्जाम्पल कई सारे साइंटिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वो अपनी पढ़ाई में, एक्सपेरिमेंट्स में, अचीवमेंट्स में बहुत आगे हैं, उनका कोई मैच नहीं है। पर व्हेन हम्म। इट कम्स टू अंडरस्टैंड दूसरों के इमोशंस को समझने की जब बात आती है, तो हम्म। वो कई बार पीछे रह जाते हैं। फैमिली उनकी कई बार अच्छी नहीं चल पाती इसी वजह से कि वो हम्म। अपने घर वालों को उस तरह से डील ही नहीं कर पाते। कुछ हम्म। उनके परेशानियों को, उनके इमोशंस को उतना जो वो देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो दे नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चला पाते। हम्म। तो दे आर, हम कहेंगे कि दोनों थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग स्तर की ये मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट है उसकी इमोशनल क्वेश्चन भी हाई होगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है। हो भी सकता है, दोनों और भी वो होते हैं। सक्सेस की रेट को बहुत बढ़ा देता है। आगे बढ़ा देगा वो, एक्सपोनेंशियली सक्सेस रेट को आगे बढ़ा देगा अगर दोनों का बिल्कुल। कॉम्बिनेशन होगा। और कृतिका, अगला सवाल ये आता है कि जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस को हम जो बात कर रहे हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है खुद को खुश रखना। मतलब यू शुड हैव दैट फीलिंग कि मैं हम्म। प्रसन्न हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने आप में बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो किस तरह से ये जो क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो कैसे इस्तेमाल करें कि हमें ऐसी फीलिंग आए कि हम खुश हैं, मतलब सब चंगा सी या कुछ भी इस तरह से। बिल्कुल। तो मैं इसको भी ना, बेटर रहेगा मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगी जी जी जी। तो समझ में आएगा। अब फर्ज कीजिए कि जो भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई दुकानदार है, वो किराने की दुकान चलाते हैं, आटा दाल चावल ये सब चीजें बेचते हैं। अब किसी दिन कोई ग्राहक आता है उनके पास और उनको कहते हैं कि तुम्हारी दालें तो बहुत महंगी हैं, और उसमें महंगी के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, और उसमें पत्थर निकलते हैं, तुम्हारे चावल में घुन निकलते हैं, क्या देते हो? और वो जोर जोर से इस बात को लेकर चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, हम्म। दुकान में सीन क्रिएट हो जाए और आप भी बहुत ज्यादा बौखला जाए और गुस्से में आक्रोशित होकर उसके साथ जवाबदेही करने लगे। हम्म। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाए कि गाली गलौज पे आ जाए, और उसके बाद शायद मारपीट भी हो जाए और सीन क्रिएट हो जाए पब्लिक में। हम्म। अब ये सोचिए कि जब ये सब हो जाएगा, तो हम्म। उसके बाद के जितने भी ग्राहक आएंगे, हम्म। उनके साथ उस दिन का समय कैसा बीतेगा आपका? हम्म। आप बिल्कुल इरिटेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, थोड़ा गुस्से में रहेंगे, हो सकता है अपने 2-3 नौकरों को डांट दे, एक को बाहर भी निकाल दें। हम्म। रात को जब सोने जाए तो नींद भी ठीक से ना आए स्ट्रेस ठीक। के कारण, ठीक है। और पूरा दिन बर्बाद हो जाए। ठीक है। तो ये हुआ कि आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं किया, तो आपका खुशी, हम्म। जैसे कि आपने सवाल पूछा था, हाँ। वो खुशी मैनेज ही नहीं हुई, मतलब खुशी आई नहीं। और हम्म। यही अगर इसके विपरीत होता कि भाई ये इतनी सी बात हुई और कुछ सॉफ्ट सी बात कह के ठीक है भैया हम ध्यान रखते हैं, या टाल दिया जाता, या समझ लिया जाता कि ये तो कुछ खुराफात करने ही आया है यहाँ पर, हम्म। ऐसा सोच के उसको जाने दिया जाता, तो शायद वो पूरा दिन, वो पूरी रात आपकी बच जाती और आप खुश घर लौटते, तो उस इंसिडेंस को भूल चुके होते और खुश खुश घर लौटते। वो हम्म। बात याद ही ना रहती, शायद एक किस्सा बन के रह जाता। हम्म। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके हम इस तरह से खुद को खुश रख सकते हैं। मतलब कंट्रोल करके, जो हमारा दिल कर रहा है उसको ना करके, हाँ, हम इम्पल्सिव नहीं होना। इम्पल्सिव उसको हम रोक के, हम्म, मतलब खुश रह सकते हैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करते हुए। और बिल्कुल। ये कहते का वो, मतलब इसके साथ का ही सवाल है कि अभी वैसे आपके एग्जाम्पल में भी वो बात आई कि कैसे हम अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के बेस पे, फाउंडेशन पे, मतलब अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। बिल्कुल।
दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं, मतलब एक अगर पहलू कहें तो ये। बिल्कुल। आपसे ये सवाल था मेरा कृतिका। हाँ जी। अच्छा, दूसरों को हाँ भी कैसे हाँ खुश रख हाँ, सकते दूसरों हैं, को भी कैसे बिल्कुल। खुश रख सकते हैं। हाँ जी। तो मैम देखिए, सच ये है कि दूसरों को खुश करना या दूसरों को खुश रखना हमारी लाइफ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा। ऐसा कि बुक्स भी कहती है और मैं भी ऐसा मानती हूँ हम्म। पर्सनली। हमारा उद्देश्य लाइफ का ये होना चाहिए कि हम दूसरों को दुख ना दें जबरदस्ती। ओके। ओके। तो उससे हम काफी हद तक खुशी मेंटेन कर सकते हैं आपके आसपास। ओके। पर जैसे कि मान लीजिए कि दूसरे को खुश करना चाहते ही हैं, हम्म। अपनी फैमिलीज में हैप्पीनेस बना के रखना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग को खुश रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सच्चाई से जो भी आप दूसरों के बारे में अप्रिशिएट करते हैं, जो भी आपको दूसरों के बारे में सच में अच्छा लगता है, हम्म। उनको बोल सकते अच्छा। हैं। उनको साफ साफ शब्दों में बता सकते हैं, देखो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, देखो हम्म। तुम मेरे लिए ये लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। या हम्म। एज अ फीमेल आप कह सकते हैं कि तुमने मेरे को आज तुमने आज मुझे अच्छा कहा या मेरे खाने को अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हम्म। भी चीजें हैं अपने सराउंडिंग्स में, या आपने काम बहुत अच्छा करके दिया, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई, वेरी वेल डन। और अगर कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट भी है तो प्यार से अच्छे से बता सकते हैं कि अच्छा बनाया पर ये कमी थी। हम्म। तो ऐसे आप अपने सराउंडिंग्स में एक अच्छा खुशी का माहौल बना के रख सकते हैं और दूसरे भी खुश रहेंगे। एक तो आपको जेनरस होना चाहिए जैसे आपने बताया, मतलब बिल्कुल। अगर जेन्युइनली तारीफ करने वाली बात है तो करनी चाहिए। और हम्म, जबरदस्ती सबको खुश करना है, इसका बोझ अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। और बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कि जहां हम नेगेटिव्स भी दूसरे के बता रहे हैं तो उसको भी थोड़ा पोलाइट। पोलाइटली और अच्छे से बता दें। और वैसे तो इसी बात, क्योंकि बातों से बात निकलती है, तो अगला सवाल थोड़ा उसको टच करते हुए कि रिलेशनशिप्स, चाहे वो पर्सनल होती हैं चाहे वो वर्क प्लेस पे होती है, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। मतलब एक आपने अच्छा पॉइंट बताया कि तारीफ कर दी, बुरा नहीं बोला, जबरदस्ती खुश नहीं करना। बट फिर भी मुझे मतलब मेरे अगर दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, तो क्या चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे रिलेशंस उनके साथ ठीक रहें, मतलब बैलेंस्ड रहें या अच्छे रहें। तो बेसिकली अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आपके कामकाजी जिंदगी में आपका रिलेशन है आपके सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो उनके साथ। एक ओके। लिमिट सेट करके रखें, बाउंड्री सेट करके रखें, अपने घर गृहस्थी की सारी बातें उनके साथ शेयर ना करें। बहुत ज्यादा हंसी ठट्ठा, हंसी ठिठोली, ये सारी चीजें अवॉइड करना बहुत फेवरेबल होगा अगर आप वर्क प्लेस पे या अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कोई स्ट्रेसफुल बात है, कोई जरूरत है, कोई नीड है, वो कन्वे करना नॉर्मली, पोलाइटली वो बताना, वो जेन्युइन है। पर हम्म। रेगुलर बेसिस पे अपनी पर्सनल डिटेल्स देते रहना, अपने घर गृहस्थी की, वो थोड़ा सा बाउंड्री को क्रॉस करने जैसा। हम्म। अब रही जैसे पर्सनल रिश्तों की बात, तो पर्सनल रिश्तों में सबसे जरूरी है कि आप अपना दिल साफ रखें दूसरे के लिए। किसी के अच्छा। लिए मतलब बुरा ना सोचे, बुरा करने की ना सोचे, अच्छा सोचते रहें। दूसरा, आप अगर किसी चीज से परेशान हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पास, आपको पर्सनल रिश्ते मजबूत करके रखने हैं, तो अपनी बातों को शेयर करिए। पर हम्म। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप 2400 घंटे अपनी परेशानियां दूसरों को ना बताते रहे। अच्छा। ये नहीं हो कि भाई दूसरा आपसे ही परेशान हो गया कि ये तो आता है रोज मुझे अपनी कहानी सुना के चला जाए। हम्म। तीसरा, दूसरों की बातें सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी अपनी बातें बताना। अच्छा। तो बी अ गुड लिसनर, सुने भी हम्म। दूसरों की। हम्म। चौथा, दूसरे को स्पेस भी दें। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर समय उसके साथ घुसे ही हुए हैं, उसको अपना पर्सनल स्पेस ही नहीं मिल रहा है। उसको हम्म। ऐसा लग, मतलब आप उससे ऐसा लग रहा है कि उसको कि आप जबरदस्ती उससे बुलवा रहे हैं, जबरदस्ती उस वो कुछ बात बताना भी नहीं चाहता, वो पर्सनल रखना चाहता है, आप जबरदस्ती को रेद रहे हैं। हम्म। तो पर्सनल रिश्ते वहां भी कई बार मतलब खराब होने लगते हैं, लोग सोचते हैं थोड़ा डिस्टेंस बना ले। हम्म। तो ये भी। दूसरा, मतलब लास्टली, दूसरे की कामयाबी से जलना नहीं है। ओके। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने घर में अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को
या अपने कोलीग को, जो आपके दोस्त है, वो अच्छा कुछ करता है, उसको कुछ प्रमोशन मिलता है, तो उसके लिए खुश हो, जेन्युइनली खुश हो, और खुद से मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए तो अपने लिए मेहनत करें अचीवमेंट के लिए, पर दूसरे से जल के नहीं। पर कृतिका, मुझे लगता है कि स्वाभाविक तो इंसान जलता है, नेचुरली बिल्कुल। नॉर्मली एक तो एक मन में आता है यार मैं रह गया। वो ये जलना टेम्पररी इन द सेंस, हो। मे बी नॉट जलना, बट दुख हाँ, तो होता है कि मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया, वो साथ वाला हाँ, फर्स्ट गया। यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए टू गो फॉरवर्ड, ना कि ये कि इतना इसको अपने ऊपर हावी ले लेना कि आप इस सबको छोड़ दें हाँ, और अपना जलन में और उससे ईर्ष्या में उसके हाँ, साथ लड़ाई झगड़ा कर ले, उसका साथ छोड़ दे, क्योंकि लोग हाँ, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें कर जाते हैं और फिर रिलेशन खराब हो जाता है, इतना हाँ। समय पुराना रिलेशन। तो उस समय क्या करना जब मन में जलन आ रही है, मन में लगता है कि भाई ये तो, ये मेरे, मैं उस ज्यादा जलन होशियार थी, को, मैं सेकंड आ गई और वो तो होशियार ही नहीं था, वो फर्स्ट आ गया। उस टाइम क्या किया जाए जब मन में ये ऐसी चीज आती है? उसको अपना मोटिवेशन बनाइए, अच्छा। सिंपल। मतलब उसको ऐसे लेना है कि अगली बार मैं भी उतनी कोशिश करूंगा, या उससे मैं सीखता हूँ उसने क्या क्या किया ये हम्म। करने के लिए। हम्म। तो आपके अंदर अच्छा। अगर सीखने की, बढ़ने की भावना को इनकल्टेट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर स्वाभाविक वो भावनाएं हो, पर हम्म। हम बाहर से ही सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र खास नहीं होती। तो ये भावनाओं को भी हम अपने अंदर सीखने की कोशिश कर सकते हैं, कि हम भाई इस तरह से ना चलें कि हम अपने पर्सनल रिश्ते खराब कर दें, इतना गुस्सा कर दें, इतना परेशान हो जाए, दूसरे वाले को उल्टा सीधा सुना दें, या उसकी बैक बिचिंग करने लगे कि अरे ये पता नहीं इसका कैसे हो गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं था। जस्ट हम्म। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर सेल्फ, बी पेशेंट, योर टाइम विल ऑल्सो कम। ओके। तो कृतिका, ये थोड़ा सा हम मतलब जनरल सवाल जवाब में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अब एक पॉइंट आता है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनकी इस एज है जो कि 20 से 30 की उम्र के बीच में उनकी उम्र है। तो वो जो रिलेशनशिप होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ का भी होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो रिलेशनशिप, या एक मैट्रिमोनियल अलायंस में, तो इसमें इमोशनल क्वोशंट का या इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहता है? मतलब कैसे ऐसा होता है कि वो संबंध बनते हैं, पहले बात बनने के लिए क्या होगा, और फिर वो ब्रेकअप ना हो, टाइप्स, वैसे तो ब्रेकअप कुछ भी होना है, या शादी हुई तो तलाक ना हो, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की जो आपको लगता है कि करने से शायद ये चीजें से हम बच सकते हैं या उस रिलेशनशिप को आगे तक ले जा सकते हैं? देखिए, आजकल के समय में ये हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना मतलब थोड़ा पीयर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर ऐसा भी हो गया है कुछ हद तक। तो पहले तो हम्म। ये समझे कि आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें क्या है। हम्म। क्या आपको वाकई में किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की इस समय एट प्रेजेंट जरूरत है? मान लीजिए आप 18-20 साल के हैं, तो क्या जरूरत है वाकई में? हम्म। ऑल्दो ये समझना बहुत ही मुश्किल है उस एज में, व्हेन यू हम्म। हैव रशिंग हॉर्मोन्स, तो ऐसा हम्म। नहीं हो पाता है। हाँ। दूसरा, मान लीजिए आप आगे बढ़ते हैं और रिश्ता बनाने की कोशिश करते ही है, तो उस समय में उस रिश्ते के बनने के प्रोसेस में टाइम देना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेना कि मैं इससे शादी करूंगा, अभी 4 दिन हुए नहीं है मिले हुए, या हम्म। मैं बहुत आगे बढ़ गए, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गए विदाउट नोइंग ईच अदर, कि हम हम्म। क्या आगे कंपैटिबल है, हम आगे इस रिश्ते को आगे चला पाएंगे कि नहीं, एक दूसरे के बारे में उनकी हॉबीज ही नहीं जानी, क्या हम दोनों का कोई मैच है, क्या हमारे परिवार का कोई मैच है, क्या हम्म। मैं इस चीज में आगे बहुत अपने को इन्वेस्ट कर देता हूँ, बहुत बढ़ जाता हूँ आगे, तो क्या मेरी फैमिली मानेगी इस बात को, क्या हम्म। हमारी मेंटल स्टेट होगी अगर नहीं मानती है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें सोच समझ के और धैर्य रख के, टाइम दे के आगे बढ़ना चाहिए। अब रही मेंटेन करने की बात रिश्तों को, तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से एक फिर से बताती हूँ कि मान लीजिए बॉस ने खूब डांटा, खूब सुन के आए आप, और हम्म। घर आए तो आपकी मम्मी ने, आपकी वाइफ ने, या फिर खाना परोसा, और गुस्सा तो वहां का था पर वहां कुछ बोल नहीं पाए, तो यहाँ ये क्या बना के ले आई हो, रोज रोज तुम ये बनाते हो, सारा दिन तुम करती क्या हो घर पे, इस तरह के हम्म। जवाब दे दिए।
तो ठीक है। बेसिकली यही था ना कि आपके इमोशंस जो थे वो वहां से आए थे, गुस्से वाले, और क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर सिंपल शब्दों में कहें, डायरेक्ट नहीं कर पाए कि कहाँ डायरेक्टेड होने चाहिए, तो आपने पलट के जवाब अपनी वाइफ को इस तरह का दिया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। ठीक है। तो अगर ऐसा रेगुलरली होगा, कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा, तो फिर रिश्ते सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल हो। अच्छा। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत होती है कि हम अपने इमोशंस को सही तरह से मैनेज करें। तो कि मतलब मतलब आ तो गया गुस्सा, हम्म पर हमें एंगर मैनेजमेंट नहीं आता, हाँ। तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। और जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट वाला भी कंपोनेंट है उसमें। बिल्कुल 100%। अपने पार्टनर को, वो चाहे आपका अभी रिलेशनशिप है या आपका मैरिज के बाद या वैसी भी पार्टनर है आपके, तो आपको स्पेस या रिस्पेक्ट, क्योंकि बिल्कुल। आपको गुस्सा नहीं करना, वो तभी हो पाएगा जब आपको अंदर से लगेगा कि मुझे हाँ, she और he deserves respect। एग्जैक्टली। तो एंड यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर पर्सन, ओ तभी यस। आप रिश्तों में आगे बढ़े। अगर हाँ आपको लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है मेरी जिंदगी में, हाँ। तो आपका रिश्ता आगे नहीं चलेगा। ओ यस। वो कहने को मटेरियलिस्टिक लगता है, बट आई थिंक हम्म। दैट इज द एसेंस। आपको उस संबंध की कीमत आंकनी चाहिए भी, मुझे इससे फायदा हो रहा है, लाइक आई एम गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस। और जीवन भर का बेनिफिट। हाँ, वो बिल्कुल सही, मतलब वो चीज जो ग्रेटिट्यूड या सामने वाले के फायदे के ध्यान में रखना, एक आई थिंक इट्स अ गुड लॉजिक टू बी इन द रिलेशनशिप एंड टू कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप। और एक जो सवाल है वो ये है कि योर फिजिकल हेल्थ is also connected with your emotional or your mental health। बिल्कुल, ये ये तो मतलब 100% मैं जैसे कह रही सच हूँ है। कि कोई कोई उसी समय में सैर कर आता है और कोई उसी समय में बैठकर यूट्यूब देखता है। तो कैसे ये इमोशनल हेल्थ हाँ को जी। हम अपनी हेल्थ के लिए कैसे मतलब बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना हेल्थ क्या सोच के, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? तो वैसे अगर मैं जनरली बोलूं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों के एरोज एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये अच्छा तो ये अच्छा, ये अच्छा तो ये अच्छा, हम्म ऐसे वाला सिचुएशन है। पर हम्म अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि मेंटल हेल्थ अगर खराब है, या हम्म आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आप इन घबराहट के शिकार हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, या आप किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो किस तरह से वो आपके शरीर को खराब कर सकती है। हम्म जब कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है तो दिमाग में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि ब्रेन के केमिकल्स निकलते हैं, जो हम्म कि बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ केमिकल्स को कॉर्टिसोल, कुछ को हम्म नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, इन सब चीजों को ये सब कहा जाता है। हम्म अब जब ये बॉडी में सिक्रीट होते हैं ना, तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालते हैं, हम्म और ये ऑर्गन्स को इस तरह से खराब करते हैं कि उससे कार्डियोवेस्कुलर यानी कि दिल की बीमारियां, हम्म ब्लड प्रेशर की बीमारियां, कई बार थायराइड की बीमारियां, कई बार जो पाचन शक्ति है, पेट की बीमारियां, ये वाली चीजें, और हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स यानी कि मोटापा बढ़ना, हम्म ये सारी डायबिटीज हो जाना स्ट्रेस की वजह से ही होती है आमतौर पर, ये सारी चीजें बहुत कॉमनली आप सफर कर जाएंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेट सही नहीं रहती है। तो क्या मतलब कैसे किया जाए उसको? अच्छा, हाउ क्या डू वी, आप क्या, हाँ, किस तरह से उस मेंटल या इमोशनल फ्रेमवर्क में आए कि हम मोटिवेटेड हों कि हम अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, हमको यूट्यूब ना देखकर सैर करना है या एक्सरसाइज करनी है, वो क्या मतलब वो क्या फैक्टर है? तो देखिए, कुछ तो मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स दे देती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। हम्म बेसिकली आप लोग सभी को, हम सभी को अच्छा हेल्दी भोजन करना चाहिए, अच्छा खाना घर का बना हुआ, कम तेल और कम मसालों का। दूसरा, हमें अपने लाइफ स्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग, कोई कोई स्पोर्ट हो सकता है जिसमें भाग दौड़ हो। अगर महिलाएं एजेड है तो वो ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज तेज चल सकती है, 45 मिनट की पसीना निकले थोड़ा, इस तरह की एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे और एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक
फॉर 45 मिनट्स ईच डे, ये करा जा सकता है। साथ में अपना स्लीप साइकिल को सही करना बहुत बहुत जरूरी है अगर अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है। रात को जो लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कुछ भी हो, तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है क्योंकि दिमाग के ऐसे केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें दिन के वक्त मिलने चाहिए, सुबह जागने में मदद करते हैं, वो हमारे ब्रेन में एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे शेड्यूल्स खराब होते हैं और हमारे बॉडी में वही न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो हमारे को ये सारी बीमारियां कराने में पूरी तरह से योगदान दे देते हैं। तो ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर बहुत स्ट्रेस रहता है तो यहाँ पर कमेंट भी आया है कुछ, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, स्पेशली प्राणायाम वाली एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा कारगर काम है। इसके साथ साथ आप शेयरिंग, टॉकिंग टू अदर्स, जर्नलिंग, टॉकिंग टू वन सेल्फ टॉक करना, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद भी, सॉरी मैम मैं आपको रोक रही हूँ फिर से, इसके बाद भी अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, आपको लगता है आप बहुत गुस्सैल हैं, लोग आपको कहते हैं ये बहुत गुस्से वाला है, लोग खुश नहीं रहते आपसे, या आप खुद अपने आप से परेशान है, या बहुत डिप्रेस है, बहुत एंशियस रहते हैं थ्रू आउट, तो आपको प्लीज सपोर्ट और हेल्प सीख करनी चाहिए फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो दे विल हेल्प। थैंक यू। और मतलब एक जो सवाल है, एक हैबिट जिसको बोलते हैं आदतें, जैसे मैंने अभी लिंक किया था कि आप फिजिकल क्या करते हैं, मतलब तो ये हैबिट्स, आपकी अपनी हैबिट्स, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज ए हैबिट, वो मतलब किसी के साथ भी है, या दूसरों की हैबिट, मतलब देर तक सोए रहना या फिर टीवी देखते रहना, नशा करना, तो क्या ये हैबिट्स को बदला जा सकता है, अपनी आदतों को बदला जा सकता है, और क्या दूसरों की आदतों को बदला जा सकता है? तो अपनी आदतों को बदलना आसान है, इजी है इन कंपैरिजन टू दूसरों के बिहेवियर्स को चेंज करना। अपनी आदतों को चेंज करने के लिए बेसिकली हमें ये रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो ज्यादा समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज लेट पहुंचते हैं ऑफिस में, तो अब इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, भाई क्यों लेट पहुंच रहे हैं रोज ऑफिस में। तो मान लीजिए समझ में आता है कि रोज रात को हमारा मन करता है खाने के टाइम नेटफ्लिक्स देखें या कुछ हाँ, यूट्यूब देखें, और वो देखते चले जाते हैं और घंटों निकल जाते हैं और फिर रात को ढंग से नींद नहीं आती और सुबह एकदम एंड मोमेंट उठते हैं, भागते दौड़ते अपना तैयार होते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो रीजन हमें समझ में जब आ गया, तो हाँ, फिर हम उसको चेंज करने में हमें हेल्प करेगा। अब हम वहां पर काम कर सकते हैं कि भैया नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चलो उसकी जगह एक नॉवल लाइट से ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं, कोई कोई स्टोरी बुक ले लेते हैं, कोई हमारी ये बुक ले लेते हैं, रामायण महाभारत, कुछ ऐसा कि भाई मैं थोड़ा सा ये अध्याय पढ़ के सोऊंगा, या थोड़ा सा आज मैं एक लाइट सी नॉवल, थोड़ी रोमांटिक नॉवल, थोड़ी कॉमेडी नॉवल, बुक बेसिकली ये थोड़ा सा पढ़ के फिर सोऊं। तो इससे जो वो नींद डिस्टर्ब हो रही है और आप रोज ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं और आपका बिहेवियर ऐसा माना जा रहा है कि लेट लतीफ आदमी है, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को करके आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। पर चेंजिंग योर हैबिट टेक्स टाइम, इट नीड्स प्लानिंग। तो धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक हार आपकी परमानेंट हार नहीं है। तो हमारा मुद्दा है वॉर जीतना, हम ये छोटी छोटी लड़ाइयों से नहीं हारेंगे, तो टाइम लीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो टाइम और प्लानिंग बोला आपने अपनी आदत बदलने के लिए, और दूसरों की आदत बदली जा सकती है क्या? अब फिर से मैं एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। अब मान लीजिए कि बहुत तेज बारिश है और हाँ, आपको बाहर जाना बहुत जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या बारिश से कह सकते हैं रुक जाओ? हाँ, नहीं हाँ, कह सकते ना, वो रुकेगी। तो आपको क्या करना है? रेनकोट लेना है, छाता लेना है। हाँ, तो तो आपको बदल नहीं सकते हो, मतलब हमें उसके हाँ, हिसाब से चलना है सामने वाले के। नहीं नहीं, तो हम अपने बिहेवियर्स पे अगर फोकस करें तो हम हाँ, बहुत चीजें बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि दूसरे का अगर हम बिहेवियर बदलना ही चाहते हैं, तो हाँ, हम उसके लिए अपने आप को एक उदाहरण बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि भैया बॉस ही रोज लेट आता है,
हाँ तो अब एम्प्लॉयज तो आएंगी ना लेट। हाँ 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 तो अगर बॉस अपना वो बदल दे बिहेवियर कि हाँ मतलब मेरे को अगर दूसरे को बदलना है तो मैं अपना बिहेवियर बदल दूं कि मैं रोज लेट नहीं, मैं टाइम से आऊंगी। हाँ। तो मैंने उदाहरण सेट कर दिया। अब हाँ, बदलिए आप सब अपने आप को। बहुत तो इम्पोर्टेंट। हाँ, इनसाइट्स यू हैव शेयर्ड कि आप अपने आप को बदल लो दूसरे को बदलने के लिए, जब आप चले हो या सोचा है तो अपने हाँ, आप को भी बदल, अपने आप को ही बदल लो। तो एक पॉइंट मैम मैं इसके साथ और शेयर करूंगी। अगर जी मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई में आपकी तो ठीक है, दूसरे की बदलने की जरूरत है घर गृहस्थी में या वैसे, तो आप बेटर है कम्युनिकेट करिए, साफ साफ शब्दों में दूसरे को पोलाइटली बताइए कि ये प्रॉब्लम है भाई, और इससे ये चीजें हमारी गड़बड़ हो रही है, इससे हमारे रिलेशनशिप पे या हमारी चीजों में फर्क पड़ रहा है। और हाँ फिर उसको एनकरेज करिए चेंज करने के लिए। और जब वो थोड़ा चेंज करे, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर इन लॉ अगर तेज मिर्ची डालती है खाने में और मैं उनको साफ साफ बताऊं कि भाई मुझे इससे दिक्कत होती है, पेट में जलन होती है, तो वो जिस दिन कम मिर्ची डाल रही है उस दिन मैं उनकी तारीफ, बहुत अच्छा खाना बनाए। हम्म, तो आपने एनकरेज भी कर दिया दूसरे को, तो अब वो अपना बिहेवियर बदल लेगा, इजी है उसके लिए। आपने ओके। उसको वो नहीं किया, नेगेटिव नहीं बोला कि अरे कितना खराब कितना खराब, जब पॉजिटिव हुआ तो आपने अप्रिशिएट कर दिया झट से। तो हम्म। वो बिहेवियर धीरे 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 तो बदल मतलब जाएगा। जैसे अपने बिहेवियर को बदलने के लिए, हैबिट को बदलने के लिए आपने बताया टाइम और हम्म, प्लानिंग की जरूरत होती है, तो सिमिलरली आई थिंक आप अपने आसपास के लोगों के जब व्यवहार को बदलने की बात करते हैं तो भी टाइम और प्लानिंग शायद एक तरह से हुआ। बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। और मैं पार्टिसिपेंट से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने क्वेश्चंस लिख लें, और इनमें इसके बाद हॉल दिस would be open for all of you to ask questions and get answers to your queries। और मुझे लगता है कि कृतिका साइकेट्रिस्ट है, तो किसी की अगर साइकेट्रिस्ट रिलेटेड इश्यूज हो तो उसके लिए भी एक जनरल सा एक वो ले सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन कृतिका की, जब हम इमोशंस की बात करते हैं और हम रिलेशनशिप या हम जो अब कम्युनिकेशन है ऑफिस में है, स्टाफ के साथ है, कोलिग्स के साथ है, तो क्या उसमें दूसरों की इमोशंस कितनी इम्पोर्टेंट है और हम कैसे उसको समझते हैं? मतलब अपनी इमोशंस की हमने बात की, तो सामने वाले को अपनी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सामने वाले की इमोशंस को हम कैसे समझे, और वो कितना इम्पोर्टेंट है इमोशंस को समझना? देखिए, इमोशंस को समझने के ना बहुत तरीके हैं। कुछ तो है कि उसका चेहरा कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसकी टोन कैसे, मतलब वो कितनी तेज बोल रहा है, कितना ऊंचे स्वर पे बोल रहा है, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पीछे के इमोशन कैसे होंगे। हम्म दूसरा, हमने उसको कितनी बार पहले से ऑब्जर्व किया हुआ है, जब वो गुस्से में बात कर रहे होते हैं तो उसका चेहरा ऐसा होता है, तो हम हम्म दूसरे के इमोशन समझ सकते हैं। ये तो हुई इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की बात। अब दूसरे के इमोशंस के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हुआ, उसने ऐसा, वो इरिटेटेड है तो क्यों है, उसके लिए हमें उस अपने, उसके और उस माहौल के पास्ट में जाना पड़ेगा कि हुआ क्या था, चीजें कैसे इस तरह से बदली है। हम्म। तो हम बेटर रिलेट कर पाएंगे और दूसरे के इमोशंस को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और फिर उसके हिसाब से अपने इमोशंस पे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हाँ, सामने उसको भी वाले। ध्यान में रखते हुए और अपने इमोशंस को भी ध्यान में रखते हुए दो हम्म ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों का प्रयोग करेंगे कि अपने भी मैनेज हो जाए, अपने को भी रात को अच्छी नींद आए, और हम्म उसका भी जो इरिटेटेड मूड था वो हम प्रोवोक करके और उसको इरिटेट ना कर दे, और चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि सभी का, दिस इज नॉट फॉर यू, फॉर अ सिंगल पार्टिसिपेंट, दिस इज फॉर एवरीबडी। हम सभी का ये होना चाहिए कि भैया सब शांति से रह पाए, अच्छे से अपना घर चला पाए, अच्छे से अपना काम कर पाए और आगे बढ़े। तो अभिषेक, आई थिंक आप वो एक पिक्चर ले लो और उसके बाद यस मैम। हाँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड के लिए पिक्चर इसके साथ में। यस। सो हाँ, प्लेटफॉर्म को ओपन कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। आप सभी ऑडियंस के क्वेश्चंस का वेलकम है। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अभिषेक, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। बहुत अच्छे, आप कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बढ़िया बढ़िया।
वैसे तो ज्योतिका मैडम ने सब कुछ कवर करा दिया है और आपने भी चीजों को बड़े अच्छी तरह एग्जांपल्स के थ्रू बताया है। पर मैं एक क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ वैसे कवर हो गया, पर मैं उसको फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे दोबारा पूछना चाहूंगा। एक काम है, एक काम असाइन किया गया है टीम को, और टीम में 4 सदस्य हैं, A B C D, चारों कुलीग हैं। उनको काम दिया गया, जिसमें से जो सबसे अच्छा, जिसका सबसे बेहतर काम था, वो आप PPT कह सकते हैं या कोई और चीज कह सकते हैं, कोई रिपोर्टिंग कह सकते हैं, तो B ने बड़ा अच्छा किया। अभी तक हमारे पास बात चल रही थी कि जो A C और D हैं, उन्होंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है कि B आगे बढ़ गया। मेरा प्रश्न ये है कि बी का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होना चाहिए A C और D के प्रति, क्योंकि उसने काम ज्यादा अच्छा किया तो A और C और D को थोड़ा सा दुख लगा, या उनके इमोशंस कुछ ऐसी आई जो कि या तो उन्होंने उसको दबा दिया, या थोड़ा बहुत वो थोड़ी चिड़चिड़े हो गए कि बी की उन्होंने बॉस ने तारीफ कर दी। तो बी का रिएक्शन, जो उसके इमोशंस होने चाहिए A C और D के प्रति, कैसे होने चाहिए? प्लीज, थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी मतलब बारीकी से नोटिस करा हुआ क्वेश्चन है सर आपका। तो अब बी ने बहुत अच्छा काम किया है और A C D उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। काफी ज्यादा वो हो सकता है वो परेशान हो कि अरे यार हर बार यही अच्छा करता है, यही हमसे आगे है। तो ये वाली चीजें हो सकती है। अब बी कैसा रिस्पॉन्स करे कि A C और D कंफर्टेबल रहे। तो A C D के साथ वो बेसिकली कुछ ऐसा ना बोले कि देखो मैंने ये किया है, देखो आज भी मेरी तारीफ हुई। तो बेसिकली A C D को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक टीम है और एक टीम मेंबर्स की तरह काम करते हैं, तो रैदर देन उनको नीचा दिखाना, ही कैन हेल्प A C and D, ही कैन हेल्प एंड टेल देम कि तुम भी इस तरह से काम करोगे तो वी विल एज अ टीम इम्प्रूव। अब कई बार कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इतना ज्यादा होता है कि प्रमोशन सिर्फ भी सबको प्रमोशन चाहिए और सब मतलब इंडिविजुअली इस तरह से काम करते हैं कि भाई दूसरे का मतलब अपना काम दूसरे को नहीं बताना चाहते। तो इस तरह के अगर दिमाग में चीजें रहेंगी तो ग्रोथ नहीं होगी। बेसिकली जो नॉलेज होती है वो शेयर करने से बढ़ती है। अगर आज आप जो कि बी जिसने आज अच्छा किया है वो अपनी चीजें अपनी बातें कैसे वो इम्प्रूव कर रहा है वो सब कुछ A C D के साथ, ये सब कुछ नहीं कुछ बहुत शेयर करते हैं और बताते हैं, उनको भी सीख दे देते हैं, तो इन फ्यूचर ही विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर्स। और नॉलेज बढ़ेगी, शेयरिंग बढ़ेगी आपस में, मतलब चीजें और जानेंगे एक दूसरे के साथ रह के। तो ओवरऑल सभी लोग प्रोग्रेस करें। तो कम्युनिटी का यही काम होना चाहिए कि अगर आपने अच्छा किया है तो आप दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़िए। उससे आपका जो बढ़ा मतलब आपके बढ़ोतरी होने का जो चांसेस है और जो स्तर है वो और ऊंचा होगा, घटेगा नहीं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। बाकी काम नॉर्मल रिस्पॉन्स हो सकता है rather देन शोइंग ऑफ। ये चीज थोड़ा सा सेटबैक कर सकती है पर्सन बाकी लोगों को। सर और कुछ मैं थैंक यू, थैंक बता यू, सकती हूँ? नहीं, थैंक यू, थैंक यू एनएच, बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ओवर टू यू अभिषेक, प्लीज। या और नमस्कार, मैं कंवर वर्मा बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। जी सभी सर। को पहले नमस्कार। मैडम, एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है काफ़ी लोगों में, और मुझ में भी थोड़ी कभी कभी होती है। जैसे किसी को हम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं तो नर्वसनेस जो होती है, जैसे स्पेशली कभी डॉक्टर के पास गए हैं तो नॉर्मल घर से जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते ही कभी कई बार जो है नेचुरली कुछ ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, या स्टेज पे खड़े हैं कोई परफॉर्मेंस देने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तो उसमें हम लोग शुरू शुरू में कुछ मे भी 5-6 मिनट के लिए थोड़ा कंफ्यूज या नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कैसे कुछ हम ओवरकम कर सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूं तो मैं हमेशा से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, ऐसा नहीं होता। एवरीबडी हैज सम और मोर एंजाइटी या थोड़ा सा टेंशन कह सकते हैं परफॉर्मेंस के पहले। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज होती है कि फेस इट ऑफ। मतलब जिस चीज से आपको बहुत स्ट्रेस होता है उसको आप रेगुलरली करिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रेगुलरली स्टेज पे जा सकते हैं,
पर आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मतलब आपको फिर भी फ्रिक्वेंटली लोगों के साथ बोलना, लोगों के सामने बोलना पड़ता है, तो आप पहले से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर के सामने रिहर्सल्स कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर आपकी परसों परफॉर्मेंस है, परसों आपने बोलना है, तो जैसा कि मैम ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, लिख लीजिए, क्वेश्चंस को लिख लीजिए। हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, पर हमें याद नहीं रहता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो सब चीजें जो बातें हैं उन चीजों को लिख लीजिए, लिख लिख कर उसको रिहर्स करिए मल्टीपल टाइम्स। और उस जब प्रैक्टिस को आप करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो जितनी एंजाइटी आज आपको बिना प्रिपरेशन के होती है, उतनी एंजाइटी आपको प्रिपरेशन के साथ बिल्कुल नहीं होने वाली। एंड रेगुलरली उस चीज को फेस करने की कोशिश करिए। दूसरा जैसे स्पेशली मैंने ऑल्सो डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि डॉक्टर के पास जब विजिट डॉक्टर के करते हैं। साथ बहुत बार होता है ऐसा। हम इसको टर्म भी देते हैं, बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी नापाते हैं तो बढ़ा आता है, घर पे नापते हैं तो सही आता है। ये जी हाँ। स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण हो जाता है कई बार। इसका ये कारण होता है कि आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस शायद रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। शायद आपको किसी ने डांट दिया हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो, या आपके पास बहुत कम समय आपको मिला हो, बहुत क्विकली डॉक्टर ने देख दिया हो, और आप अपनी बात ना बता पाए हो, और अब आपके मन में डर बैठ गया कि मैं सारी बात बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, कुछ छूट तो नहीं जाएगा। तो हो सकता है ये जो कंडीशनिंग है, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं, वर्ड कंडीशनिंग। मतलब कुछ चीज आपके साथ ऐसी हुई जिसकी वजह से आपके अंदर एक थोड़ा सा फियर बैठ गया। तो ये चीजें हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आप कहीं और कंसल्टेशन ले सकते हैं, या अपनी बात पहले से ही डॉक्टर को, जिनको भी आप दिखाते हैं, उनको आप जाके सबसे पहले यही बता दीजिए कि मुझे ये चीज होती है, मुझे ये चीज का स्ट्रेस होता है, तो आप मुझे प्लीज इस तरह से डील करिए। नहीं, तो ये स्ट्रेस मैं अपने अकेले का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। काफी लोग जब जाते हैं डॉक्टर के हाँ पास जी। तो उनका जनरल एक्सपीरियंस यही है कि वो, हम्म, घर में जैसे आपने बताया कि बीपी नॉर्मल है या बाकी कुछ हम्म, नॉर्मल चीजें हैं, या आपका हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हो ये सकता मतलब है इट कि इज इट इज हाँ, इट इज नॉट ओनली विद मी। मैं अपना हाँ, एक एग्जांपल जस्ट आपके साथ हाँ, हाँ, एक हाँ, मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेरे हाँ। कई जानने वाले ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। हो सकता है शायद एनकाउंटर्स बहुत फ्यू रहते हैं, देयर आर नॉट मेनी एनकाउंटर्स विद द डॉक्टर्स। हमें पता नहीं होता है कैसे अपनी बात रखनी है, या हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा, जो भी लोगों को ऐसी दिक्कत है, वो ओपनली ये बात पहले ही डॉक्टर के सामने रख दीजिए कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मुझे आपसे कैसे बात रखनी है मुझे समझ नहीं आता है, प्लीज मुझे टाइम देके थोड़ा सा सुनिएगा। तो शायद आपकी वो घबराहट थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरा, मैं एक जो चीजें बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, डॉक्टर कृतिका चावला के नाम से यूट्यूब चैनल है। उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स मैंने बताई हुई है, तो उसको एक बार देखिएगा। तो ये जो डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को रेगुलरली भी करिए, और जब आपको लगता है कि इस तरह की कंडीशंस हैं जहां जहां भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, इंक्लूडिंग डॉक्टर, वहां पर ये एक्सरसाइज करके जाइए भैया। रिसेप्शन पे ही पहले थोड़ी सी देर ये वाली एक्सरसाइज करके जाइए, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे, बीपी उस तरह का हाई नहीं आएगा जो आपका घर पे नॉर्मल आ रहा था। हाँ। और आपने काफी अच्छे एग्जांपल दिए। एक एक्चुअली थोड़ा मुझे एक किसी ने एग्जांपल और भी बताए थे, स्पेशली नेचर के बारे में, कि हम्म, हमें असर्टिव होना चाहिए, ना बहुत पेसिमिस्ट होना चाहिए, ना बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। आपके एग्जांपल्स में स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के एग्जांपल्स जैसे काफी लोगों ने इंडिकेट करते हैं कि अगर हस्बैंड बाहर से जॉब करके आ रहा है और वाइफ का बाई चांस बर्थडे था, उसके लिए कोई साड़ी लेके आया, और उसको वाइफ ने आके देखा भी मेरा बर्थडे है, विश किया, साड़ी भी ले आया, लेकिन साड़ी जो पसंद की नहीं है, तो वाइफ का कभी रिएक्शन एकदम से हो सकता है ये कैसी चीज लेके आया है, आपको मालूम नहीं है कि कभी ऐसी मैंने पहनी नहीं है, ये कलर भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। या उसका रिएक्शन दूसरा हो सकता है, अगर वो कुछ असर्टिव है, क्या ये चलिए अच्छी साड़ी है ले आया, और बाद में पूछ लिया कि अच्छा ये कभी चेंज हो सकती है क्या, अगर कुछ हो सकता है। तो इस टाइप के भी जो जैसे आपने बताया, तो मेरे ख्याल असर्टिवनेस जो है अगर हम अपनी नेचर में लाएं तो इससे काफी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सिंपल शब्दों में कि आप बोले, पर आप
अपनी बात रखे, पर एग्रेसिव वे में नहीं रखे, सॉफ्टली पोलाइटली, दूसरे को बुरा ना लगे इस ढंग से दूसरे को बात बताए। हाँ, एग्रेसिव भी ना रहे और बिल्कुल बिल्कुल दब के भी ना रहे, लेकिन अपनी बात हाँ, रखें जरूर, आराम से रखें। बात रखे, हाँ, पोलाइटली रखे, There is बिल्कुल। a hand थैंक raised यू by वेरी मच, थैंक यू Lakshmi वेरी ji. मच। मोस्ट वेलकम। लक्ष्मी अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, वेरी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी बात कर रही हूँ। मैम, मेरा बेसिकली ये होता है ना कि अगर मैं स्कूल में हूँ या ऑफिस में भी अगर मैं वर्क करती हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता या कोई कंपटीशन के लिए नहीं होता, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत गिर जाती है। मैं अगर चाहूँ तो मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, मुझे पता है, चाहे स्कूल टाइम में हो चाहे ऑफिस वर्क में हो। लेकिन अगर कोई सामने से मेरे साथ कंपटीशन नहीं करता, उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस जीरो लेवल पे हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उस टाइम मैं क्या कर सकती हूँ? तो बेसिकली आपके मोटिवेशंस जो है वो सारे एक्सटर्नल है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा काम करने का, मतलब खुद के अंदर से चाहत नहीं आ रही इम्प्रूव करने की। तो अंदर से चाहत को लाना पड़ेगा। कैसे लाना है? अपने पुराने सेल्फ को कॉम्पिटिटर बनाइए, जिस पे आपने मतलब जो आपका एम है ना भैया कि मुझे, आई एम सॉरी, जो आपका एम है ना भैया मुझे ये अचीव करना है, ये चीज है मेरी मतलब इम्पोर्टेंट, या ये गोल होना चाहिए, मुझे ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, जिसको आप सोचते हैं अपने मन में कि मेरी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए। मेक दैट सेल्फ योर कॉम्पिटिटर। जब आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है उस समय में, तो आप शायद बेहतर परफॉर्म कर पाए। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे हम में से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कुछ काम आता नहीं है तो हम बड़े लैक्स हो जाते हैं, हम कल पे टालने लगते हैं चीजों को। तो ये जो कल पे डालने वाली चीजें है ना, ये हमें पीछे खींच लेती है। कल पे टालने की जगह आज और अभी करने से शुरुआत करेंगे, तो हम आगे ज्यादा अच्छा बढ़ पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। हम कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ डील करें जो हाईली इमोशनल स्टेट में रहता हो या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल रहे। इमोशनल यानी कि किस तरह से इमोशनल, मतलब कौन कौन से इमोशन ज्यादा लगते हैं आपको? एग्रेशन, बहुत ही ज्यादा जल्दी रोने लगना, सैडनेस बहुत जल्दी मैम आना उनके एग्रेशन है, अंदर। रोना, इस टाइप का कुछ आप। एग्रेशन, रोना, कैसे आप डील करें उनके साथ? जी मैम। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है, दूसरे को खुश करना आपका काम नहीं है। आपका काम है दूसरे को दुखी ना कर, बस। तो आपको नॉर्मल या इसी तरह से दूसरे से बात करनी चाहिए कि आप उनको प्रोवोक ना करें बहुत ज्यादा। थोड़ा सा अपने इमोशंस को खुद से मैनेज करते हुए चलिए। बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, उनको तीली लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहे तो। बाकी वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। दूसरी बात, असर्टिव होके चले, जैसा कि अभी बात भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत एग्रेसिव है तो उसको, आपको उससे दब के ही चलना पड़ेगा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, वो ना चिल्ला दे। ऐसा नहीं है। ऑल्दो अगर वो आपसे बड़ा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, या आप मतलब उसके बहुत ही ज्यादा उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो उसकी केयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इस समय उसको गुस्सा होगा, इस समय मैं ना बोलूं तो बेहतर है। पर ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं बोलना। बी असर्टिव। असर्टिव यानी कि बोलना भी है, पर इस ढंग से बोलना है कि आप पोलाइटली उसको सारी बातें बताते हैं, इरिटेटेड गुस्से में ऐसे ना बोले, तो आपका जो है वो रिलेशन उसके साथ फिर भी चल पाएगा। और दूसरा, उसको ये भी बता दें कि उसको कुछ एंगर इश्यूज या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए वो हेल्प सीख कर सकते हैं। अब अभी ऐसा समय नहीं रहा कि हेल्प सीख करना बहुत डिफिकल्ट हो, आजकल ऑनलाइन भी हेल्प अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन सीख कर सकते हैं हेल्प। हमारी ही वेबसाइट है सदैव वेलनेस के नाम से, उस पे हमारे पास साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब अवेलेबल है, तो ऑनलाइन हेल्प सीख करें। मैम जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा हम्म। कि हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, बीइंग सेल्फ अवेयर, अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस भी अपने आप में रिस्की हो सकता है? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा, अपने लिए रिस्की हो सकता है? बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होना भी। जैसे किस तरह से सेल्फ अवेयर होना, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। लाइक क्या आप चीज ज्यादा ही अवेयरनेस? अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं कि आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट हाँ, ऐसे व्यक्तियों के साथ होता है क्या है कि वो
मोमेंट्स को या फिर जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जाते सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। देखिए, सेल्फ अवेयर होना और ओवर थिंकर होना फर्क है। मतलब ओवर थिंकिंग इज लाइक कि जो चीजें नहीं भी है, जो चीजें होने भी नहीं वाली है, हम उसके भी बारे में सोच जाए। और सेल्फ अवेयर होना जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, इसका जस्ट उल्टा है ये, कि आपकी जो अभी की स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयर होना। कि अभी आप गुस्सा है, इसके बारे में अवेयर होना। अभी आप खुश है, इसके बारे में अवेयर होना। ये है सेल्फ अवेयरनेस, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ओवर थिंकिंग करना इसका एकदम ऐसे है कि मतलब जो होने भी नहीं वाला एक्सट्रीम एंड में वो भी सोच जाऊं कि मेरी नौकरी चली जाएगी मैं अगर ऐसे करूंगा तो। ये ओवर थिंकर के जो है वो लक्षण है। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ थोड़ा क्लियर अभी। यस मैम, आप यस मैम। बताइए, थैंक यू, समझ थैंक पा यू रहे मैम। एनी मोस्टली? अदर क्वेश्चंस? मेरा भी एक क्वेश्चन है। बताएं। मैम, जैसे मुझे पूछना है कि आजकल जो है वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ के बारे में अक्सर बातें होती है। जो आज की युवा है, जो 25 से 30 की रेंज में है, वो अक्सर ये बात कहते हुए पाई जाती है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना है। और मतलब जो मतलब मैरिड भी नहीं है, और मतलब जिसका फैमिली में इतना वो भी नहीं है, बट वो भी बात करते हैं कि हमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना है और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे और सैटरडे संडे अपना मेंटल हेल्थ पे केयर करेंगे। तो मतलब अगर जो ये 25 से 25 to 30 का जो एज है, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ कितना रिलेवेंट है? कि ये मतलब जो हम कहते हैं, क्योंकि कभी कभी इतना पीयर प्रेशर भी होता है, अच्छा मेंटल हेल्थ ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ ध्यान रखना है। इस चक्कर में हम लोग भी बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि नहीं भाई, हमको भी ब्रेक चाहिए, ऑल्दो वी डोंट नीड ब्रेक, बट हम ले लेते हैं। फिर उससे हमारी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो जो ये एक एज है, तो उसमें मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस का क्या रिलेवेंस है, मतलब कितना ये आपका सही है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं ममता जी आपको ये बताना चाहूंगी कि जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात है ना, वो 25 से 30 की ही बात नहीं है, वो बच्चों में भी है। बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का, खेल कूद का, एंटरटेनमेंट का, सोने का, बाकी चीजें करने का, हर चीज करने का एक डिसिप्लिन, एक बैलेंस्ड स्टेट जरूरी है अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को केयर करने के लिए। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि भाई जो मेडिकल फील्ड के लोग होते हैं, जैसे हम लोग थे, अभी भी हम उसी रेंज में ही है वैसे तो हम लोगों के क्या होता है कि भैया बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वर्क होता है, और उसके वर्क के बाद यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। फिर पेशेंट्स की फाइल भी कंप्लीट करनी है। तो आपका 12 से 16 घंटा इन्हीं सब में जाता है डेली। हम लोगों में आम जनता के मुकाबले ज्यादा बीमारियां देखी जाती हैं। विद इन 30 इयर्स भी हम लोगों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य एथेरोस्क्लेरोसिस, हम लोगों का टीएसएच बढ़ा रहता है, हम लोगों का जो ये एलडीएल और लिपिड प्रोफाइल, ये सारा डिरेंज जाएगा अगर आप ज्यादातर मेडिकोस का करा लोगे, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। उनको बीमारियां ज्यादा जल्दी हो जा रही हैं, उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वही कम हो जा रहा है। तो हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सक्यूज करना शुरू कर दें, काम से बचना शुरू कर दें। यस ये मैम। बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि काम के भी घंटे प्रॉपर हो, पर उसके बाद कुछ घंटे आपको अपने लिए भी मिले, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री रह सके, आप अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सके, छोटी मोटी सही, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज तो कर सके। यस आप मैम। अगर जिम जाना चाहते हैं या आप वॉकिंग करना चाहते हैं, तो इतना देर तो आपको मिलना चाहिए कि आप दिन के इतने घंटे ये सब कर सके। या आपको एक 8 घंटे की, 7 घंटे की नींद तो प्रॉपर मिल सके। तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और अपने आगे के जो बुढ़ापे की उम्र है वो जल्दी नहीं आएगी, और इट विल टेक टाइम टू कम एंड यू विल हैव अ हैप्पी बुढ़ापा। यस मैम। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंस है। मैम, जैसे एक बार नारायण मूर्ति सर ने भी कहा था कि दिन के 18 घंटे काम कर लो, इनफ है, ये कुछ नहीं होता है। तो इज इट बिल्कुल, ट्रू? और मतलब कि उनकी मतलब ये हम जब न्यूज मैंने भी पढ़ी थी, और मैं सोचती थी कि
ये जो सोच है ये धीरे धीरे ना, इसको कहना चाहिए कि पुरानी होती जा रही है। ये आजकल के युग में ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जब जिस तरह से बीमारियां हमारे देश को घेरे पड़ी है ना, उस हिसाब से 18 घंटे अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, मेंटली भी फिजिकली। ओके तो मैम। ये प्रैक्टिकल नहीं है। यस मैम। मैम मेरा एक थैंक यू क्वेश्चन मैम। गुड इवनिंग एवरीवन हाँ जी, माय नेम इज फरहद आई एम फ्रॉम दिल्ली हाँ जी। तो मैम मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि किसी का ना आईक्यू बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है बच्चों के बीच में देखा है वो इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा होता है मगर एक बच्चा होता है जो एवरेज होता है या हो सकता है कि वो पढ़ने में बहुत कमजोर भी है बट उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है वो उसका ईक्यू अच्छा है। तो उसमें ना वो कई बार जिसका ईक्यू बहुत अच्छा है वो कई बात ऐसी कहता है कि उसकी बात मतलब अच्छी जबरदस्त होती है बट आईक्यू वाला कहता है कि नहीं नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरी ही बात सबसे बेस्ट है मेरी बात टीचर मानेंगे और हालांकि वो कहीं ना कहीं गलत होता है। तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे खत्म करेंगे और आपको ये ये चीज की जरूरत क्या, कहाँ पर नीड पड़ रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किसके रिजॉल्व करने हैं? मैं ये तो आपको ये आंसर कर सकती हूँ मैम वो कि इमोशनल इंटेलिजेंट वाला जो बच्चा है वो हाँ। कि उसको ना टेंशन होती है कि शायद मेरा हम्म, आईक्यू अच्छा नहीं है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ इसलिए मेरी बात को ये लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हाँ। और टीचर भी क्योंकि उसका आईक्यू अच्छा है तो उसको प्रायोरिटी देती है और हालांकि अगर टीचर अगर खुद इमोशनली इंटेलिजेंट अच्छी है तो वो समझ जाएगी कि क्या चीज सही है। बाकी उस बच्चे को कैसे इमोशनली हम लोग समझा सकते हैं कि हाँ कि तुम ठीक हो। वो देखिए, बच्चे जो के दिमाग में टेंशन इंटेलिजेंस, चलती रहती है कि मैं सही हूँ फिर भी मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उस कंडीशन में बच्चे को सपोर्ट कैसे किया जाए ये मेरा ठीक। क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि आप बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बीच का बेसिक फर्क समझिए। हम्म। इंटेलिजेंस है कि आप माइंड से कितने शार्प है, इन अ वे कि आप तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं और आप चीजें समझ अच्छे से जाते हैं, आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, आप जनरल नॉलेज में अच्छे हैं, आप अरिथमेटिक ये सब चीजें अच्छे से कर लेते हैं। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है बेसिकली कि आप अ, अपने और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से एक दूसरे को समझते हैं और सोच, एग्जैक्टली। मतलब इस तरह से समझ के उसको जवाब देते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग है, ये बच्चे अलग अलग चीजों में अच्छे होंगे और इनकी जो, मतलब कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है, वो अलग अलग जगह पर ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट बात कर रहा है और वो गलत ही होगा, या इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा सही बात कर रहा है पर इंटेलिजेंस वाला उस पर हावी पड़ जाएगा। ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों इंटरमिक्स होके काम नहीं करेंगी। मतलब ये आप भी और हम भी और टीचर भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अगर ये दूसरे की भावना को समझ के इस तरह से जवाब दे रहे हैं तो ये सही ही दे रहा होगा। बहुत ही इजीली क्लियर कट ये समझ में आने लगेगा। और इंटेलिजेंट बच्चा जो अपने जनरल नॉलेज का सवाल दे रहा है, वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट किया जा सकता है बहुत इजीली। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात आएगी नहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली। थैंक यू। लास्ट में हम 2 क्वेश्चन और लेंगे, गुरप्रीत हाँ मैम जी, और श्वेता मैम के। मैम प्लीज जी। अपने क्वेश्चन पूछिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yes, ma'am. My question is that how one can tackle their self-negative talk and overthinking issues. ओवर थिंकिंग, बेसिकली आप ओवर थिंकिंग को कैसे रिजॉल्व करना या कैसे उसको डील करना ये समझना चाहती है। Yes, yes, ma'am. Right. तो ओवर थिंकिंग को सबसे अच्छा तरीका डील करने का यही होता है कि ब्रिंग योर सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये जब मैं कहती हूँ ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब है इस चीज का कि ब्रिंग योर सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट। इसको मैं थोड़े एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जब हम खाना खाने प्लेट में लेके खाने को लेके बैठे हैं तो हम दाल देख रहे हैं, चावल देख रहे हैं, रोटी देख रहे हैं, पर हमारा दिमाग चल रहा है ऑफिस में क्या हो रहा था यार, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मैं ऐसे अगली बार जवाब दूंगी और फिर मैं ये जवाब दूंगी तो वो ये जवाब देगी और वी विल कम टू दिस कंक्लूजन।
खाने में क्या था वो तो पता ही नहीं। जब ब्रिंग योर सेल्फ प्रेजेंट मोमेंट की बात आती है ना, तो ये आती है कि खाने में दाल दिख रही है हमें, वाह दाल दिख रही है, ये चने की दाल बनी है, इसके दाने ऐसे हैं, आज तड़का लगा है आज नहीं लगा, बस सिर्फ अप्रिशिएट करना उसको, मतलब देखना और उसके बारे में सोचना कि अच्छा ये ऐसा है, वाह रोटी सॉफ्ट है, अच्छा चावल के दाने आज एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वी आर देयर इन द प्रेजेंट एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये एक तरीका है टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट का, कि जो भी हम, और ये प्रैक्टिस से आता है, ये मेरे कहने से आज कहने से नहीं आएगा, इसकी हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिसको ओवर थिंकिंग हो रही होती है, ये सब विचार खामखा के आ रहे होते हैं, इसको माइंडफुलनेस स्ट्रेटेजी बोलते हैं, माइंडफुलनेस, आप लोग इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। तो उसको हमें बार बार अपने दिमाग को प्रेजेंट में लेके आने की जरूरत होती है। मतलब ओवर थिंकिंग का एक साइकिल चल रही है जिसमें एकदम गुचड़ मुचड़ सब चल रहा है दिमाग में, एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ओवर थिंकिंग है, चलो ब्रिंग माई सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट, और मैंने तुरंत से लैपटॉप की तरफ देखा, अच्छा मेरे तो टॉक चल रही है, तो आई हैव ब्रॉट माई सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम डीलिंग विद दिस, और तुरंत उसको स्विच ऑफ। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दो दिन की काम नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और टाइम के साथ ये चीजें चेंज हो जाती है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे कि मतलब कुछ टिप्स है, अगर बहुत परेशान है तो आप हेल्प लीजिए। Thank you, ma'am. लास्ट में गुरप्रीत मैम का क्वेश्चन लेंगे। मैम प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि स्कूल्स में है या फिर कॉलेजेस या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर भी मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा टाइम आता है जिसमें या तो बच्चे बहुत फेमस होते हैं या तो फिर बहुत ही डाउन में आ जाते हैं। तो फेमस दो तरीके से होते हैं, एक उसके अच्छे कामों से जहाँ उसे एप्रिसिएशन मिलते हैं तो वो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। बट जहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें उसके अच्छे कामों में से भी नेगेटिव चीजों को सामने प्रेजेंट करना, और जब वो पूरे लाइक एक क्लास के अंदर उस बच्चे के लिए हर बच्चा उसकी नेगेटिविटी को ले रहा है जबकि उसकी अच्छी चीजों को नोट नहीं किया जा रहा होता, ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को क्या करना चाहिए, किस तरह से मैं उसको अपना समझ नहीं पाई, इमोशन। सॉरी गुरप्रीत, एक बार हाँ, मुझे फिर से रिपीट करना, लास्ट में क्या बोला आपने? जैसे क्लास के अंदर एक अच्छी चीज है, बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है, वो ऊंचाइयों में पहुंचा है। फिर उसमें से कुछ ऐसा होता है कि 1% या 2% या 3% जो है मिलके उसके अच्छे कामों में से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है लाइक बोलना शुरू करता है, तो वहां से उसके लिए नेगेटिविटी जो है शुरू होती है और पूरी क्लास में फैले। अब उस बच्चे को वहां रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट देते हुए, सेकेंडली अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखते हुए, और सामने पूरी क्लास जो भी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वापस अपनी एप्रिसिएशन में लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में बोला, ये मैं थर्ड टाइम ये बात बोल रही हूँ कि भैया दूसरों को खुश करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर कोई हमारे बारे में बहुत नेगेटिव बातें एक दो लोग बोल देते हैं, तो एक चीज होती है इग्नोरिंग। हमें हर चीज का जवाब देना, हर चीज को रैशनलाइज करना, अपने आप को सही बार बार बताना, इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती व्हेन वी आर डूइंग अ गुड वर्क। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा आ जाएगा सामने। रही बात कि दो तीन लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो हमेशा रहेंगे दो तीन लोग। जो चार लोग बोलेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये वही वाली बात है कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो लेट देम बी, उन चार लोगों को वो बात सोचने दो, नेगेटिव बोलने दो, जस्ट इग्नोर एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर गोल। बेसिकली ये की है सक्सेस की। थैंक यू मैम। सो थैंक यू हम मैम। सेशन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और मैं फाइनल कमेंट्स के लिए हमारे पेरेंट की ओर बढ़ना चाहूंगा आगे। मैम प्लीज। हाँ नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना था कि अगला सेशन, थैंक यू वेरी मच कृतिका, अभी वर्ड ऑफ थैंक्स तो होगा फॉर्मली। अगला सेशन डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर है। तो मतलब कितना समय हमें ये यूट्यूब को और कितना फेसबुक को और कितना इंस्टाग्राम को देना चाहिए डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन, वो हमारा अगले सैटरडे का सेशन रहेगा। यस अभिषेक। सो थैंक यू मैम। जैसा कि हमारा इस रूट्स इन मिस प्रोग्राम का ध्येय है कि सेंटेंस टेकिंग इज द बेटर इन द ब्लर मेमोरी।
सो जो भी हम सेशन में बात करते हैं या फिर जो भी आप समझते हैं उसे आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप हल्के से अगर कुछ लिख भी देंगे तो आप हमेशा उसे याद रख पाएंगे बजाय उसे मेमोराइज करने के। सो आके मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अमित गौतम को। आई थिंक अमित ने ज्वाइन नहीं किया है, सो मैं कर देता हूँ। सो on the behalf of Section Rosa Society, I take the privilege of extending my vote of thanks. So thank you, ma'am, engaging each and everyone and asking and answering each questions with a very thoughtful and productive manner. And thank you, President, for managing and conducting this session. And thank you, entire team, for taking and managing all sessions. So thank you, each one of you, and I hope to see you each of you in next session. So thank you. And अब हम प्रेयर के लिए रुकेंगे और उसके बाद सेशन को लीड करेंगे। Just give me a moment. सो थैंक यू फॉर joining this session. आप सभी सेशन को लीड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप सभी को नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो थैंक यू। Thank you, Kritika. Thank you, ma'am. Okay, welcome, ma'am.